आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी शेयर कैसी है, मतलब उसका फंडामेंटल कैसा है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो शेयर ग्रोथ करेगा, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा तो शेयर ग्रोथ नहीं करेगा। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जिस भी वस्तु का या जिस भी जीव का या जिसका भी जड़ मजबूत होता है ना, वो कहावत है ना कि भैया जड़ नींवा मजबूत के लिए रही है, मतलब नींव मजबूत रहेगी यानी उसकी धरातल मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग ऊपर भी मजबूत रहेगा। मतलब जिसकी जड़ मजबूत होगी उसका, जिसकी नींव मजबूत होगी उसका मकान भी मजबूत होता है। तो इसी बेस पे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अच्छी होगी तो शेयर ग्रोथ करेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भाई बीच में वीडियो अगर छोड़ के जाना हो तो मत देखो, ठीक है। अगर पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कम से कम 10 से 12 पॉइंट होते हैं जिनको हमें जांच करनी होती है। किसी भी शेयर में जैसे हम लोग गए तो कम से कम 10 से 12 पॉइंट हम लोग को जांच करनी होती है कि हाँ ये 10 से 12 पॉइंट जिसमें मिल रहे हैं तो फंडामेंटली वो शेयर स्ट्रांग होता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए ROE, किसी भी कंपनी का हम पहले जांच करते हैं ROE क्या होता है। ROE जब आप फंडामेंटल में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये ROE है। तो ROE में कितना होना चाहिए किसी भी शेयर का 15। यहाँ आप देख सकते हैं ROE कितना होना चाहिए 15 से अगर कम रहा ROE तो फिर वो शेयर थोड़ा डाउट में आ जाता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा नंबर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होगा तभी वो फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर कहलाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं ROE क्या होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमेशा 15 से ज़्यादा होना चाहिए। कोशिश यही होना चाहिए कि ROCE हमेशा 20 से ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर है, पर हाँ कम से कम 15 तो होने ही चाहिए तभी जो है फंडामेंटल स्ट्रांग कराएगा। EPS, अब कहेंगे सर EPS क्या होता है। अरे मेरे भाई अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितनी हम अर्निंग करेंगे, ठीक है। मान लो आपने 1 रुपये का शेयर खरीदा तो उस पर आपकी अर्निंग कितनी है, ठीक है। अब पता चले आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा, मतलब 10 रुपये कमाने के लिए आपको 100 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, क्या फायदा उसका। तो उसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। EPS हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 0 से हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग पर शेयर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। आप यहाँ देख सकते हैं 5वें नंबर पे प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब जिस कंपनी को आप खरीदना चाह रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर आप लेना चाह रहे हैं उसका प्रॉफिट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं वो हर क्वार्टर वो नुकसान झेल रहा है। भाई हर क्वार्टर अगर नुकसान झेले तो शेयर गिरेगा ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप रोड पे चल रहे हो, थोड़ा ठक्कर खाए, फिर ठक्कर खाए, फिर इतना बड़ा ठक्कर खाए आप गिर ही गए, फिर उठ पाओगे। कहीं गिरे और निपट गए तो वही होता है प्रॉफिट ग्रोथ। भाई कंपनी के पास जब कुछ प्रॉफिट आएगा तभी तो कंपनी ग्रोथ करेगी, और नहीं आएगा तो कहाँ ग्रोथ करेगी। तो इसीलिए हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा देखते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ कभी भी 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्री कैश फ्लो 3 साल का। ये नहीं कि 1 क्वार्टर का देख लिए, इससे नहीं मतलब होता है मेरे भाई। इससे देखोगे तो फिर कंपनी आप जांच नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो हम लोग फ्री कैश फ्लो 3 साल का देखते हैं। जैसे आपको खर्चे के लिए, मान लीजिए जैसे कोरोना आया था, कितने लोगों का कोरोना में जो कैश बचा सेविंग करके रखे थे, कोरोना के मतलब खराब कंडीशन में काम आया। उसी तरह कंपनी के पास भी कैश होने चाहिए, मतलब कंपनी में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके पास इतने फ्री कैश फ्लो होने चाहिए कि उस नुकसान की भरपाई वो फ्री कैश फ्लो से कर सके, ठीक है। फ्री कैश फ्लो ही नहीं रहेगा तो फिर कंपनी कहाँ ग्रोथ करेगी। कोई भी नुकसान होगा तो डूब जाएगी कंपनी, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो हमेशा 3 साल का जांचना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब आ जाते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। आप यहाँ देख सकते हैं 7वां नंबर क्या है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट। एक मिनट आप यहाँ देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। अब जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है ना, अब बच्चा पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी में होता है मेरे भाई। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, मतलब अगर एक क्वार्टर में उसने कुछ ग्रोथ की है, सेल्स मतलब बेचे हैं, तो अगले क्वार्टर में कुछ ना कुछ बेचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी में कि पता चले कि उसने एक क्वार्टर में कोई जो है उसने ग्रोथ ही ना किया हो, कोई बेचा ही ना, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर जो है सेल्स ग्रोथ हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कंपनी ग्रोथ की हुई हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट, मतलब ईयर ऑन ईयर। 8वां पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जैसे आपने पिछले पॉइंट में देखा था कि हर क्वार्टर में उसने कुछ ना कुछ सेल किया होना चाहिए, मतलब 0 से कम, माइनस में नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लस में होना चाहिए।
8वां पॉइंट ये कहता है कि अगर वो हर क्वार्टर में सेल कर रहा है तो प्रॉफिट भी होना ही चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर बेकार है कंपनी। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8वां पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 8वां पॉइंट देख लीजिए। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी सालाना, क्वार्टरली भी होना चाहिए, सालाना भी होना चाहिए, ठीक है, तभी कंपनी अच्छी कहलाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई आ जाता है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी चाहिए। देखिए, अगर मैं कहूं कि नॉर्मली किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 45% तो होना ही चाहिए, लेकिन 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 कुछ ऐसे फंडामेंटल स्टॉक शेयर भी हैं जिनके 45 से भी कम है, तो कम से कम 40 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग हमेशा 40 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा रहा तो वो फंडामेंटल स्ट्रांग कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आता है कि चलिए कंपनी ने अपना सेल्स कर लिया, कंपनी ने सालाना सेल्स कर लिया, कंपनी ने 3 साल पे सेल्स कर लिया, उसके बाद कंपनी ने क्वार्टरली प्रॉफिट कर लिया, कंपनी ने जो है ईयरली जो है प्रॉफिट कर लिया, फिर कंपनी ने जो है 3 साल पे प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया। भाई प्रॉफिट हर महीने, हर क्वार्टर पे, हर साल पे, हर 3 साल पे जनरेट कर रही है, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स देगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स ही ना दे। तो अब ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब कंपनी ने ग्रोथ किया, कंपनी बनी, तो कंपनी ने गवर्नमेंट को टैक्स भी किया, तो टैक्स करने के बाद भी प्रॉफिट बच रहा है कि सब टैक्स में चला जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10वां पॉइंट, 1 मिनट, हाँ 10वां पॉइंट ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं, तो इसको जांच करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। थोड़ा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मेरा ख़राब है, तो इसको थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। बाकी मैं आपको जो चीज़ें देखिए, कौन क्या बोल रहा है इसे मायने नहीं रखता है। जैसे हम लोग, हमारे इंटर कॉलेज में सर थे, वो हमें हमेशा ये सिखाते थे कि सवाल सॉल्व कर, मैथ के इक्वेशन सॉल्व, मैथ के सवाल सॉल्व करने के पीछे मत भागो, तरीके जानो, तरीके। अगर आप तरीके जानते हो ना तो फिर मायने ये नहीं रखता है कि आप क्या बोल रहे हो। तरीके अगर आपके सही हैं तो आप जीत जाएंगे। जैसे अभी आप एक आईएएस का आप इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे कि उससे ये बोला गया कि अगर आपको भाषा नहीं आती है तो आप देश को कैसे चलाओगे। तो उस आईएएस महोदय जी ने जवाब दिया कि सर मैं पानी पी सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आईएएस महोदय ने कहा कि मैं शीशे के कप गिलास में पानी नहीं पीता, मैं स्टील के कप मतलब गिलास में पानी पीता हूँ। कुछ इसी टाइप का एग्जाम्पल था। तो आईएएस जो इंटरव्यू थे वो पूछे कि सर आप इसमें जो है क्यों गिलास के मतलब कांच के गिलास में पानी पीने से और स्टील के गिलास में पानी पीने से क्या अंतर है, पानी तो पी रहा है। तो आईएएस महोदय ने वहाँ पे जवाब दिया था कि सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भाषा मायने नहीं रखती है, तरीके मायने रखते हैं। तो ठीक उसी तरह मेरे भाई तरीके मायने रखते हैं। तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर कम रहा और उस कंपनी को, मान लीजिए किसी कंपनी का 200, 150, 100 या 2000, मतलब 2000 तो अच्छा हो गया, मतलब 50, 100, 200, 500 मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा और कंपनी को 1000 का नुकसान हो गया, तो भाई वो भरेगी कहाँ से, क्योंकि उसका तो कैपिटलाइजेशन ही 200 करोड़ का है और 500 करोड़ का उसका जो टैक्स नुकसान हो गया, स्कैम हो गया उसके साथ, या डूब गया उसका 500 करोड़ रुपए, तो फिर तो कंपनी बैठ जाएगी ना मेरे भाई। और आप उस कंपनी का शेयर लिए होंगे तो आप भी डूब जाएंगे, आपका भी नुकसान हो जाएगा। तो बस इसको बताने का मतलब ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका नुकसान ना हो, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने ऐड किया हुआ है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1000 करोड़ से ऊपर होने चाहिए। ओके, उसके बाद 12वां पॉइंट आ जाता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर। अभी मैंने एक पॉइंट आपको देखा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 10वां पॉइंट देखिए आप यहाँ पे। 10वां पॉइंट मैंने बोला था ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, लेकिन 12वां पॉइंट भी है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स किया, मतलब देखिए जैसे ये क्वार्टर चल रहा है, ये क्वार्टर में हमने किसी कंपनी ने सरकार को जो है टैक्स पे किया, ठीक, लेकिन इसी लेटेस्ट क्वार्टर में टैक्स करने के बाद भी उसके बाद प्रॉफिट कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं कहेंगे आप। तो ये भी चीज़ 12वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो मैंने सारे 12 पॉइंट बताए हैं, उसके बाद मैं आपको जो है कुछ शेयर पे जो है लेके जा रहा हूँ। मैं ध्यान रहे, ये जो शेयर पे मैं लेके आया हूँ ये कि कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बस यहाँ पे इस पेज पे लेके आने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना मैंने आपको कंडीशन बताए हैं, क्या वो यहाँ पे सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं।
ऐसा तो नहीं मैंने हवा में बात कर दी और आप सारे 12 पॉइंट ढूंढते रहे, कोई शेयर ही ना मिले, कोई कंपनी ना मिले इस टाइप का जो सारे पॉइंट को फुलफिल करे, तब तो गड़बड़ है ना मेरे भाई, तब तो मेरे बताने कोई मतलब नहीं है। तो लाइव एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ये कोई कंपनी है पहले नंबर का, देख लीजिए आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये पहले नंबर का कोई कंपनी है यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ ये पहले नंबर का कोई कंपनी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ध्यान रहे ये कंपनी सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसमें जाइएगा तो ये आपकी हिस्ट्री होगी, मेरी कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये पहले नंबर कंपनी है, तो इसका हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है यहाँ पे देख लीजिए 1590 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर प्रॉफिट आप 38 देख सकते हैं, सेल्स क्वार्टर भी देख सकते हैं 2500 जो है यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ 2500 जो है यहाँ पे देख सकते हैं 2590 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टर सेल्स जो है यहाँ पे 41% है। ROCE मैंने वहाँ क्या बोला था, ROCE में 15, मिनिमम 15, जबकि होना तो मतलब एक बेस देखा जाए तो 20 होना चाहिए, लेकिन अगर खराब से खराब कंडीशन देखा जाए तो 15 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 171 है कि नहीं है। मैंने जो बोला तो मेरी बातें फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही ना, मजा आ रहा है ना वीडियो को, तो लाइक कर दो चुपचाप, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर देना, ओके। चलो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताया था कि 0 से कम होना चाहिए। भाई मेरे यहाँ देखो 0 डेब्ट ही नहीं है, कंपनी के पास तो डेब्ट ही नहीं है। अब आप बताओ ये कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगी तो कौन ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद ROE मैंने वीडियो में कितना बताया था, ROE बताया था मैंने कि 15 से कम होने नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला था, 15 से कम होने नहीं चाहिए। यहाँ कितना है, 119 है। अब आप बताओ मुझे ये कंपनी ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी। ध्यान रहे, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ही दूसरा आप आ जाइए, मैं देखिए मैं आपको दूसरा दिखा दे रहा हूँ। चलिए तीसरा नंबर का शेयर देख लेते हैं हम लोग। ये तीसरा नंबर का शेयर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5601 करोड़ का है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 5601 करोड़ का है, ठीक है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, डिविडेंड भी दे रही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट क्वार्टर 18 करोड़ का है। उसके बाद क्वार्टर प्रॉफिट भी 126 करोड़ का है, 126% का है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स क्वार्टर जो है 150 करोड़, 150 जो है करोड़ का है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आगे आ जाइए अगर, तो आपको दिखा दूँ मैं, हाँ उसके बाद हाँ सेल्स क्वार्टर सेल्स जो है यहाँ पे 24 है। उसके बाद ROCE जो मैंने आपको 20 बताया था मिनिमम, या 15 बताया था, 15 से ऊपर और 20 हो तो बल्ले बल्ले। यहाँ पे देखिए 83 है कि नहीं है ना। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखिए 0 है कि नहीं है, देखिए 0 मतलब 0 नहीं कहेंगे, 0.3 है, मतलब 1 से कम है कि नहीं है ना। मैं वहाँ पे 1 बताया था, यहाँ पे 1 से कम है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जो है ROE जो मैंने वहाँ पे 15 बताए थे, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, 41 है। अब आप बताओ ये कंपनी ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी। डेफिनेटली करेगी ग्रोथ मेरे भाई, डेफिनेटली करेगी। उसके बाद आप आ जाइए, ऐसे सारी कंपनियाँ बहुत से, कितना मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं सारी कंपनियाँ दिखाना शुरू किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो कुल मिला के मोटी मोटा आप समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या चेक करना है। मुझे अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें किसी भी कंपनी को अच्छा समझने के लिए, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर कंपनी जांच करने के लिए हमें कितने पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, ये मिनिमम है। इसके बाद जब आप इस सारे 12 पॉइंटों को ध्यान देंगे, सारे 12 पॉइंट जो है किसी कंपनी के फंडामेंटल फुलफिल कर जाएंगे, तो इसका मतलब तब भी नहीं हुआ कि कंपनी फुल्ली स्ट्रांग ही है। फुल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रांग की बात नहीं कर रहा, फुल्ली स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटल देखने के बाद कम से कम 60 से 70% आप कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ग्रोथ करेगी। इसके बाद अब एग्जाम्पल आप हमें बताइए, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, मतलब एक और बात कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, 1000 करोड़ से ऊपर का उसका वो है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, और सडनली कोई इस कंपनी में स्कैम हो गया। 1000 करोड़ की कंपनी 2000 करोड़ का स्कैम, न्यूज आती है कि स्कैम हो चुका है इस कंपनी में। अब आप बताओ कंपनी चलेगी? नहीं, दिवालिया हो जाएगी। तो आप इतने पॉइंट देखने के बाद, हमेशा इतने पॉइंट देखने के बाद न्यूज जरूर देखेंगे उस कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज पर डे या हफ्ते में या मंथली एक बार जरूर देखेंगे। उसके बाद न्यूज़ देखने के 2 तरीके होते हैं कि आप गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए कंपनी का नाम, लेटेस्ट न्यूज़ करके डाल के, लेटेस्ट न्यूज़ फला फला कंपनी करके सर्च कर लीजिए, आपको न्यूज़ सारी मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है, हर एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता ही आता है। उसमें वो कंपनी बताई रहती है कि हम इतने, मतलब टारगेट रहता है उसका कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, यहाँ मैंने कर्जा दिया हुआ है, यहाँ मैंने कर्ज ली हुई है, या आगे हम इतना ग्रोथ करेंगे। सारी कंपनी अपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट पे बताई होती है। तो सारी कंपनी जो आप कंपनी खरीदने जा रहे हो उसके क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करोगे ही करोगे, तभी जाना मेरे भाई। उसके बाद न्यूज आपने चेक कर ली, न्यूज के बाद भी कुछ चीज़ें जो है मतलब
कुछ चीज़ें और भी जाननी होती है जिसको मैं आप आगे बता रहा हूँ। अब आपने न्यूज भी जांच कर लिया, फंडामेंटल भी जांच कर लिया, अब आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि भाई हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं है। अब आप कोई प्लास्टिक का कंपनी ले लीजिए, प्लास्टिक की कंपनी में ग्रोथ है, फंडामेंटल भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या प्लास्टिक की कोई कंपनी आने वाले 10 साल बाद सस्टेनेबल रहेगी? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्योंकि प्लास्टिक पे बैन लगे जा रहे हैं और आप प्लास्टिक की कंपनी में आप ये सोचोगे कि 15 साल 20 साल बाद हमें करोड़पति बना देगी, तो भूल जाइए। तो किसी ऐसी कंपनी में नहीं जाना है कि जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ हो ही ना, ठीक है। अब हम आपको जो है कुछ कंपनियां, कुछ सेक्टर बता रहे हैं जिस सेक्टर में आपको जाना चाहिए अगले 10 से 12-15 साल के लिए, ठीक है। उसमें से पहले आता है ईवी सेक्टर। ईवी सेक्टर में आजकल बहुत ग्रोथ है भाई मेरे, अगर आप 5 साल रुक सकते हैं तो ईवी सेक्टर का भी मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो है ओरेकल ग्रीनटेक करके कंपनी है, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है शॉर्ट वीडियो में, आप उसको चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो ईवी सेक्टर में आप चले जाइए। ईवी के बाद आप आ जाइए पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है भाई, बहुत ग्रोथ है, नो डाउट। अगर आप कोई कंपनी, टाटा पावर चले जाइए, अडानी ग्रीन एनर्जी चले जाइए, ग्रोथ है ही है। अगर आप थोड़ा भी पेशेंस रखेंगे तो ग्रोथ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर। भाई मेरे डिफेंस सेक्टर तो भूलना नहीं। जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है ना 2014 से, डिफेंस सेक्टर 9 गुना प्रॉफिट, मतलब 9 गुना मैं कह रहा हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है, मे बी मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, पर हाँ डिफेंस सेक्टर कई गुना बढ़ा है। जब से ये आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन चला तब से तो और से गुना बूम हुआ है। तो डिफेंस सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए रेलवे। अब आप कहेंगे कि सर रेलवे 1853 में जब रेलवे लाल जो है डलहौजी के समय में आया था ना, तब का रेलवे अभी भी चल रहा है, ठीक है। अभी भी पूर्ण रूप से मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण नहीं हुआ है अपने भारत में रेलवे का। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे वंदे भारत, बहुत सारी ट्रेनें चली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम भारत, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएसए से जो है यूरोप होते हुए ऐसे का रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ग्रोथ नहीं होगा? बहुत ग्रोथ है रेलवे में, बहुत ज़्यादा। अभी तो अपनी पूरी आधी इंडिया आधुनिकीकरण की जरूरत है रेलवे सेक्टर में। तो रेलवे सेक्टर भी बेस्ट है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और इतना सेक्टर बोलने के बाद मेरे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे भूल सकते हो आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फ्यूचर है मेरे भाई, फ्यूचर है। तो आप इससे रिलेटेड भी शेयर आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। हालांकि जितना मैं सेक्टर बताऊं उसमें हो सकता है कि फंडामेंटल ना मिले, पर हाँ फ्यूचर ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो फ्यूचर ग्रोथ इसमें बहुत है। उसके बाद आप आ जाइए स्पेस। इंडियन स्पेस में आजकल इतना ग्रोथ है, अभी हम लोग स्पेस का 1% भी रिसर्च नहीं किए हैं। 1% भी हम लोग, मैं देखिए मेरे आंकड़े में भी गलत हो जाए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे आंकड़े गलत हो जाए, आप लोग हो सकता है कहीं से आंकड़े दिखा दूँ, लेकिन हाँ ये बात क्लियर है कि अभी हमें स्पेस में ह्यूमंगस ग्रोथ है। तो स्पेस सेक्टर में भी आप जाइए, स्पेस सेक्टर बहुत ग्रोथ है। भले फंडामेंटल स्ट्रांग ना मिले, पर अगर आप स्पेस सेक्टर में जा रहे हैं तो ग्रोथ करना ही करना है मेरे भाई। इसी के साथ फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो मेरा यहीं ख़त्म होता है, और बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही जैसे आप लोगों ने अपना प्यार बनाया रहा और जिन्हें सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे व्यू भी बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।